मुख्यमंत्री ने खान लीज मामले में निर्वाचन आयोग के समक्ष वकीलों के जरिए रखा अपना पक्ष। आचार संहिता मामले में रांची की निचली अदालत से नहीं मिली राहत। कृषि मंत्री द्वारा दूध उत्पादकों को प्रोत्साहन राशि का ऐलान। शिक्षा मंत्री ने बुंडू आवासीय विद्यालय का किया निरीक्षण। मिथिलेश ठाकुर ने पंचायतों को सख्त बनाने पर दिया बल। गिरिडीह के बरवाबाद गांव में कूप की सफाई के क्रम में गैस रिसाव से 3 की मौत। शैक्षणिक भ्रमण पर सिक्किम गए रांची के 22 छात्र बस दुर्घटना में घायल। झारखंड की बेटियों ने गाजियाबाद में संपन्न वर्ल्ड योगा कप में लहराया परचम। जीते कई पदक। महिला हॉकी वर्ल्ड कप के लिए झारखंड की 3 खिलाड़ी चयनित। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं मंजूषा भारद्वाज और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जर्मनी की सफल यात्रा संपन्न कर आज म्यूनिख से संयुक्त अरब अमीरात पहुंचे, जहां उनका गर्मजोशी से स्वागत हुआ। प्रधानमंत्री कुछ मुलाकातों के बाद आज रात स्वदेश लौट जाएंगे। में अबुधाबी पहुंचे हैं और यूएई की राजधानी अबुधाबी में पहुंचते हुए प्रधानमंत्री की ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। अपने विशेष विमान से पहुंचे हुए हमारे सहयोगी सुधाकर दास इस वक्त हमारे साथ में जुड़ गए हैं, प्रधानमंत्री की इस यात्रा कवर कर रहे हैं। सुधाकर, ओवर टू यू। क्या ये जो तस्वीरें अपने आप में ये गवाह है कि भारत और यूएई के संबंधों को किस तरीके से आगे बढ़ाने के लिहाज से ये तस्वीरें महत्वपूर्ण? सुधाकर। बहुत महत्वपूर्ण। हम जानते हैं आरेंद्र, जर्मनी की सफल यात्रा के बाद प्रधानमंत्री मोदी भारत वापसी के दौरान यहाँ पहुंच रहे हैं। हम जानते हैं कि पूर्व राष्ट्रपति उनके निधन पर शोक व्यक्त करने के साथ ही नए राष्ट्रपति और जो अबू धाबी के रूलर भी हैं उनके साथ उनकी मुलाकात हो रही है और बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ अबू धाबी में कुछ ही देर पहले वो। इधर इससे पहले जर्मनी के दौरे के क्रम में प्रधानमंत्री ने कई राष्ट्र प्रमुखों से मुलाकात की और द्विपक्षीय सहयोग पर जोर दिया। इस दौरान उन्होंने राष्ट्र प्रमुखों को कई नायाब उपहार भी दिए। के लिए और मैचिंग ब्रोच फर्स्ट लेडी के लिए तैयार किए गए हैं। गुलाबी मीनाकारी एक जीआई टैग कला है। प्रधानमंत्री मोदी ने तमाम उपहारों को तमाम राष्ट्राध्यक्षों को जर्मनी में दिया है जब वो G7 सम्मेलन के लिए गए थे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज वकीलों के माध्यम से निर्वाचन आयोग के समक्ष माइनिंग लीज ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले पर अपना पक्ष रखा। इधर रांची में निचली अदालत से आचार संहिता के एक पुराने मामले में मुख्यमंत्री को राहत नहीं मिली। अब उन्हें सशरीर कोर्ट में हाजिर होना पड़ेगा। यह मामला 2019 के लोकसभा चुनाव का है। मुख्यमंत्री ने इस मामले में अदालत में सशरीर उपस्थित होने से छूट की मांग की थी, जिसमें उन्हें निराशा हाथ लगी। निलंबित आईएएस पूजा सिंघल द्वारा विशेष अदालत में दायर जमानत याचिका पर आज सुनवाई हुई, जिस दौरान ईडी ने अदालत से समय की मांग की। मामले की अगली सुनवाई 4 जुलाई को होगी। कृषि मंत्री बादल ने आज अधिकारियों संग पाकुड़ में समीक्षा बैठक की और कृषि विकास तथा किसान कल्याण के लिए आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए दूध उत्पादकों को प्रति लीटर 2 रुपये प्रोत्साहन राशि देने का ऐलान किया। कि 24 तक 5 लाख लीटर हम दूध उत्पादन में चना कि हम रोज कलेक्शन इतना करें। इन सब चीजों को लेकर कवायद जारी है और साथ ही हमने इस बार 11 मई से बीज वितरण का कार्यक्रम शुरू किया था। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने आज बुंडू बालिका आवासीय विद्यालय का औचक निरीक्षण किया तथा व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का निर्देश दिया। विद्यालय का मुझे कुछ खबर मिला था, बच्चों को आपके सामने बात की, कोई अलग रूम में बात नहीं है। खाना अपना ठीक है, कुछ व्यवस्था में दिक्कत है, उसको व्यवस्था करने लिए
पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने आज गढ़वा समाहरणालय स्थित जिला परिषद कार्यालय का फीता काटकर निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को प्रवेश करवाया। इस दौरान उन्होंने पंचायती राज व्यवस्था को सशक्त बनाने पर बल दिया। मुख्यालय में जिला परिषद के भवन में आज नवनिर्वाचित जिला परिषद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और जिला परिषद प्रतिनिधियों का प्रवेश हुआ। आज उन्होंने अपना कार्यभार संभाला, अपनी जिम्मेदारी संभाली है। सरकार में जिला परिषद से लेकर वार्ड समिति सदस्य प्रमुख लोगों को भी वित्तीय अधिकार भी मिल रहे हैं। भाजपा प्रदेश मुख्यालय में आज संगठनात्मक बैठक आयोजित की गई, जिसे प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश के अलावा अन्य नेताओं ने संबोधित किया। इस मौके पर पार्टी के संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह और पार्टी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी भी उपस्थित थे। राजधानी रांची में आज भाकपा माले का 11वां अधिवेशन आयोजित हुआ, जिसमें महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य, विधायक विनोद सिंह और पूर्व विधायक राजकुमार यादव के अलावा अनेक नेताओं ने शिरकत की। कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने पार्टी संगठन को आगामी आम चुनाव के मद्देनजर मजबूत बनाने पर बल दिया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में आज से वस्तु और सेवा कर परिषद जीएसटी परिषद की 47वीं बैठक शुरू हुई। 2 दिनों तक चलने वाली इस बैठक में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्रियों के अलावा वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हो रहे हैं। बैठक में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी तथा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री भी भाग ले रहे हैं। दिल्ली में पिछली बैठक में वस्त्रों पर जीएसटी दरों में बदलाव का निर्णय टाल देने की सिफारिश की गई थी। परिषद ने वस्त्रों पर 5% की दर बनाए रखने का सुझाव दिया था। गिरिडीह के देवरी थाना क्षेत्र अंतर्गत बरवाबाद गांव में कूप की सफाई के क्रम में गैस रिसाव से आज 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक अन्य व्यक्ति बेहोश हो गया, जिसे इलाज के लिए धनबाद भेजा गया है। इधर बगोदर थाना क्षेत्र के दामा गांव में एक महिला द्वारा अपने पति की हत्या करने का मामला प्रकाश में आया है। करीब 10 बजे दिन में देवरी थाना अंतर्गत ग्राम बरवाबाद स्थित गिरजा विश्वकर्मा के घर के आंगन में बने कुआं की सफाई की जा रही थी। इसी क्रम में 3 व्यक्ति की शैक्षणिक भ्रमण पर सिक्किम गए रांची के 22 छात्र बस दुर्घटना में घायल हो गए। इनमें से 14 छात्रों को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई है, जबकि बाकी छात्र इलाजरत है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत अनेक राज्य नेताओं ने उनके जल्द स्वास्थ्य लाभ की कामना की है। रांची सांसद संजय सेठ ने बच्चों के समुचित इलाज और उनकी सकुशल वापसी के प्रबंध के लिए सिक्किम राजभवन और सिक्किम के मुख्यमंत्री कार्यालय से बात की है। इधर रामगढ़ में भी सड़क दुर्घटना हुई है, जिसमें 2 लोगों की जान चली गई। बताया जा रहा है कि जिले के चिट्टूपालू के समीप कार और बाइक के बीच टक्कर हो गई, जिसमें दोनों बाइक सवारों की मौत हो गई। उधर गढ़वा जिला अंतर्गत बंसीधर नगर शहर के वार्ड संख्या 6 में अंधविश्वास की वजह से मानवता शर्मसार हुई है। यहां अंधविश्वास ने एक महिला की जान ले ली। ओझागुनी के नाम पर एक महिला की हत्या कर दी गई और सबसे दुखद बात यह है कि हत्या करने वाली महिला की बहन ही थी और ये हत्या भी महिला के घर वालों के सामने हुआ था। ये बहुत ही दुखद है कि आज 21वीं सदी में जहां विज्ञान इतनी प्रगति कर चुका है, उस समय हम इस तरीके के अंधविश्वास में लोगों की जान भी ले रहे हैं। जरूरी है हम ये समझें कि इस तरीके का कोई भी गतिविधि में अगर हम शामिल होते हैं तो यह कानूनन अपराध है। विचक्राफ्ट एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई होती है। चतरा में 12 लाख के अवैध गांजा की खेप के साथ पटना के 5 तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं। इन तस्करों के पास से विभिन्न कंपनियों के 5 मोबाइल व तस्करी में प्रयुक्त गाड़ियां जब्त की गई हैं। इधर जामताड़ा में साइबर थाना पुलिस ने 6 साइबर अपराधियों को कर्माटाड़ थाना क्षेत्र के मटटाड़ गांव से गिरफ्तार किया है। इनके पास से 16 मोबाइल, 23 सिम कार्ड, 3 एटीएम कार्ड, चेकबुक, पैन कार्ड और आधार कार्ड सहित अन्य सामान बरामद किया गया है।
झारखंड समेत देश भर में पिछले कुछ दिनों से कोरोना संक्रमण का दायरा फिर से बढ़ता जा रहा है, जिसे देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने सभी राज्यों को पत्र लिखकर सतर्कता बरतने की अपील की है। उन्होंने कोविड के बढ़ते मामलों के मद्देनजर राज्यों को 5 सूत्री रणनीति टेस्ट, ट्रेस, ट्रीट, टीकाकरण और कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने का निर्देश दिया है। इधर देश भर में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड के 11,793 नए संक्रमितों की पहचान की गई है, जबकि इस दौरान 9,486 संक्रमित स्वस्थ भी हुए हैं। इधर झारखंड में पिछले 24 घंटे के दौरान 32 नए संक्रमितों की पुष्टि हुई, जबकि 7 कोरोना वीरों ने इस बीमारी को हराकर जिंदगी की जंग जीती है। राज्य में फिलहाल कोरोना के 257 सक्रिय मामले शेष हैं, जबकि रिकवरी रेट 98.72% है। कोरोना के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान में देश ने एक और नया कीर्तिमान स्थापित किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में अब तक 197 करोड़ 31 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। गाजियाबाद में यूनिवर्सल योगा स्पोर्ट्स फेडरेशन द्वारा आयोजित वर्ल्ड योगा कप में झारखंड के प्रतिभागियों ने दमदार प्रदर्शन करते हुए कई पदकों पर कब्जा जमाया। उनकी इस उपलब्धि पर नटराज योग संस्थान के संस्थापक प्रहलाद भगत ने बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। आयरलैंड में आयोजित 5 देशों की हॉकी प्रतियोगिता की उपविजेता टीम का प्रतिनिधित्व करने वाली झारखंड की बेटी ब्यूटी डुंगडुंग, महिमा टेटे और दीपिका सोरेन ने आज रांची पहुंचने पर बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर उनका हॉकी झारखंड के पदाधिकारियों द्वारा स्वागत किया गया। नीदरलैंड और स्पेन में आगामी 1 से 17 जुलाई तक आयोजित होने वाली महिला हॉकी वर्ल्ड कप प्रतियोगिता के लिए झारखंड की 3 बेटियों निकी प्रधान, सलीमा टेटे और संगीता कुमारी का चयन भारतीय महिला हॉकी टीम में किया गया है। ऐसा पहली बार हो रहा है कि झारखंड की 3 खिलाड़ी विश्व कप महिला हॉकी टूर्नामेंट के लिए चयनित हुई हैं। सिमडेगा के जिला खेल पदाधिकारी प्रवीण कुमार आज ओलंपियन सलीमा टेटे के गांव बड़की छापर पहुंचे, जहां उन्होंने उनके माता पिता से मुलाकात की और बेटी की उपलब्धि पर उन्हें बधाई दी। उन्होंने खेल विभाग द्वारा करगागुड़ी में संचालित डे बोर्डिंग हॉकी प्रशिक्षण केंद्र समेत कुछ अन्य केंद्रों का निरीक्षण किया तथा सुधार के लिए आवश्यक निर्देश दिए। जिला खेल पदाधिकारी ने प्रशिक्षकों और खिलाड़ियों से भी मुलाकात की। राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान 1-2 स्थानों पर हल्के दर्जे की बारिश दर्ज की गई है। गढ़वा के धुरकी में सर्वाधिक 8.5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। इस अवधि में डाल्टनगंज में अधिकतम तापमान 37.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र ने बताया कि आगामी 4 जुलाई तक यही हालत बने रहेंगे। कल और परसों कुछ इलाकों में भारी बारिश की संभावना है, जिसके लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। बारिश का मौसम शुरू हो गया है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून की बौछार को देखकर राज्य में वन क्षेत्र बढ़ाने की कवायद तेज कर दी गई है। रांची स्थित उत्पादकता संस्थान इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। हमारे समाचार संपादक ने संस्था के निदेशक नितिन कुलकर्णी से खास बातचीत की। हमारे साथ इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्टिविटी के डायरेक्टर डॉक्टर नितिन कुलकर्णी जी हैं। सर, किस तरीके से ये बारिश का मौसम शुरू हो गया है? संस्थान जो हम कह सकते हैं कि वनोपज को बढ़ावा देने और दूसरी चीजों को लोगों से लोग इन्वॉल्व करने के लिए। देखिए, हमारा ये संस्थान एक अनुसंधान संस्थान है। हमारे जो मैंडेट हैं उसके हिसाब से हम लोग पूरी तरह तैयार हैं और बाकी जो गतिविधियां हैं जो राज्य सरकारों को करनी होती है वो निश्चित रूप से हम लोग से संपर्क पर रहते हैं। हम लोग मिलजुल कर कार्य करते हैं और इसमें जो अनुसंधान से संबंधित चीजें हैं उसके लिए जैसे पौधों की उपलब्धता है, चाहे वो बांस हो या अन्य सभी प्रजातियां हो, उसके लिए हम लोग पूर्ण रूप से तैयार हैं। और झारखंड की जो एक डिमांड है, जिस तरीके से CCL हो चाहे सेल हो, यहाँ पर बहुत जगहों पर उत्खनन होता है, उसके बाद वो जगह लैंड बेरंग रह जाता है। तो आपने एक MOU किया है, तो उसके जरिए किस तरीके से आप उस लैंड को फिर से एक बार हरियाली में पैदा करेंगे? निश्चित रूप से देखिए, चूंकि माइनिंग एक इंडस्ट्री है जो कि पर्यावरण को निश्चित रूप से नुकसान पहुंचाती है और उसको फिर से पुनः उसी स्थिति में लाना यद्यपि 100% संभव नहीं है, पर फिर भी प्रयास ये रहेगा कि संस्थान ने
CCL और सेल के साथ एक MOU के अंतर्गत हम लोगों ने उनके कुछ क्षेत्रों को फिर से उसी प्रकार से लाने में कार्य करने की दिशा में ऑलरेडी हम लोगों ने प्रयास शुरू कर दिए हैं। एक तरीके से कहते हैं कि फॉरेस्ट का दायरा बढ़ रहा है, ये शुभ संकेत है। झारखंड के लिए कैसा उम्मीद लगाते हैं? यद्यपि जो इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार जो हमारा ग्रीन क्षेत्र है, हरियाली बढ़ रही है, लेकिन झारखंड में भी कुछ प्रतिशत बढ़ा है। लेकिन मैं पुनः कहना चाहूँगा, सचेत रहना चाहिए। इसको यह मान के नहीं चलना चाहिए कि हमारा क्षेत्र बढ़ गया और हम लोगों को खुश होना चाहिए और संतृप्त हो जाना चाहिए। वनोत्पाद जो भी हैं उनको बढ़ावा देने के लिए संस्थान की ओर से किस तरह से प्रयास किए जा रहे हैं, क्योंकि लगातार सरकार का फोकस है कि जो किसानों की आमदनी है उसे दोगुना किया जाए? बिल्कुल। देखिए, वनोत्पाद एक सामूहिक शब्द है जिसमें बहुत सारी वस्तुएं आती हैं, चीजें आती हैं, प्रजातियां आती हैं। जैसे बांस ही ले लीजिए, वो भी एक वनोत्पाद ही है। हम चाह रहे हैं कि उसको, चूंकि ये अब ग्रास की या घास की श्रेणी में शामिल हो गया है, तो इसको हम लोग प्रचार प्रसार कर रहे हैं और इसका भी हम लोग ग्रामीणों के इसमें इसकी रिस्पांस भी अच्छा है। लाह के ऊपर भी हम लोग प्रशिक्षण दे रहे हैं, बल्कि कई ग्रामीणों को हम लोगों ने प्रशिक्षित किया है और आने वाले समय में हमारी योजना तो यही है कि हम लोग उनको स्वावलंबित करने के लिए उनके क्षेत्रों में कई लोगों ने लाह लगाना बीच में बंद कर दिया था, उनको फिर से शुरुआत करने के हम लोग प्रयास करेंगे, जिससे उनकी अतिरिक्त आमदनी बढ़ सके। तो सुनी रहे थे डॉक्टर नितिन कुलकर्णी जी ने साफ तौर पर कहा कि किसानों का जो आमदनी, चाहे वो आदिवासी हो, उनकी आमदनी बढ़ाने की ओर से संस्थान के प्रयास किए जा रहे हैं और लगातार उसका जो है फलाफल वो भी सकारात्मक दिख रहा है। अपने सहयोगी सरिता के साथ मैं दिवाकर कुमार, दूरदर्शन समाचार, रांची। और आइए अब देखते हैं स्वतंत्रता संग्राम में कितना खास है आज का दिन। आजादी का सफर की आज की कड़ी में हम स्वतंत्रता सेनानी और देश के पूर्व प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव का स्मरण कर रहे हैं, जिनकी आज जयंती है। PV नरसिम्हा राव का जन्म 28 जून 1921 को हैदराबाद के करीमनगर में हुआ था। उन्हें भारत में आर्थिक सुधारों का जनक कहा जाता है। PV नरसिम्हा राव की शिक्षा दीक्षा उस्मानिया विश्वविद्यालय हैदराबाद, बॉम्बे विश्वविद्यालय और नागपुर विश्वविद्यालय में हुई। उन्होंने हैदराबाद में 1930 के दशक के अंत में वंदे मातरम आंदोलन में भाग लिया। अपने दूर के रिश्ते के भाइयों सदाशिव राव, राजा नरेंद्र और देवुलापल्ली दामोदर राव के साथ उन्होंने एक तेलुगु साप्ताहिक काकतीया पत्रिका का संपादन किया। नरसिम्हा राव और सदाशिव राव दोनों ने इस पत्रिका के लिए जया विजया के उपनाम से लेख लिखे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद नरसिम्हा राव राजनीति में आ गए और कई महत्वपूर्ण विभागों का कार्यभार संभाला। 1957 से 1977 तक उन्होंने आंध्र प्रदेश राज्य विधानसभा के निर्वाचित प्रतिनिधि के रूप में सेवा की। वे आंध्र प्रदेश सरकार में विभिन्न मंत्रालयों में मंत्री रहे। 1971 में नरसिम्हा राव आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बनाए गए। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने कड़ाई से भूमि सुधार और भूमि सीलिंग कानून लागू किया। उन्होंने तथाकथित छोटी जातियों के लिए आरक्षण भी सुनिश्चित किया। 1977 में वे लोकसभा के लिए चुने गए और गृह मंत्रालय से लेकर रक्षा और विदेश मंत्रालय तक विभिन्न महत्वपूर्ण मंत्रालयों में कार्यरत रहे। PV नरसिम्हा राव 1991 में भारत के प्रधानमंत्री बने और उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का सफल नेतृत्व किया। आर्थिक सुधारों से भारतीय अर्थव्यवस्था विदेशी निवेश के लिए खुली। पूंजी बाजार में सुधार हुआ, घरेलू व्यापार का विनियमन संभव हुआ और व्यापार व्यवस्था में भी सुधार आया। इन सुधारों का प्रभाव इस वास्तविकता से आंका जा सकता है कि देश में कुल विदेशी निवेश 1991-92 में 13 करोड़ 20 लाख डॉलर से बढ़कर 1995-96 में 5 अरब 30 करोड़ डॉलर तक पहुंच गया। इन सुधार उपायों से भारत में विदेशी निवेश में वृद्धि जारी रही और भारत को एक मजबूत वैश्विक अर्थव्यवस्था बनाने में मदद मिली। भारतीय दर्शन और संस्कृति, साहित्य और राजनीतिक लेखन, भाषा ज्ञान बढ़ाने और तेलुगु और हिंदी में कविताएं लिखने में PV नरसिम्हा राव की विशेष रुचि थी।
वे 17 भाषाएं बोल सकते थे। 9 दिसंबर 2004 को पीवी नरसिम्हा राव को दिल का दौरा पड़ा और इसके 14 दिन बाद 83 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई। आज हम स्वतंत्रता सेनानी शिव प्रसाद गुप्ता को भी याद कर रहे हैं, जिनका जन्म 28 जून 1883 को हुआ था। महात्मा गांधी के निकट सहयोगी शिव प्रसाद ने अपना पूरा जीवन स्वतंत्रता संग्राम के विभिन्न आंदोलनों में सक्रियता से भाग लेने, सहयोग करने और आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाने में समर्पित कर दिया था। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से शिव प्रसाद गुप्ता ने 1920 में हिंदी दैनिक आज की शुरुआत की। वे कई सालों तक इंडियन नेशनल कांग्रेस के कोषाध्यक्ष रहे। उन्होंने वाराणसी में महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की स्थापना की। इस विद्यापीठ का उद्देश्य उन युवाओं को अवसर देना था जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के लिए अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी थी। शिव प्रसाद ने अकबरपुर में भारत का पहला गांधी आश्रम स्थापित करने के लिए 150 एकड़ जमीन दी। इस आश्रम का उद्देश्य स्वदेश में निर्मित खादी वस्त्रों के उत्पादन और बिक्री को बढ़ावा देना था। गांधी जी ने शिव प्रसाद गुप्ता को राष्ट्र रत्न की उपाधि प्रदान की थी। शिव प्रसाद वाराणसी में इंडियन नेशनल कांग्रेस के 1928 के अधिवेशन के आयोजन और व्यवस्था में सक्रिय रहे थे। ये अधिवेशन उनके निवास सेवा उपवन में आयोजित किया गया था। वहां से मिलने वाले आतिथ्य सत्कार को देखते हुए गांधी जी ने उनके निवास स्थल को सेवा उपवन का नाम दिया था। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के निर्माण के लिए 1,01,000 रुपए का पहला दान भी शिव प्रसाद ने ही दिया था। इस महान राष्ट्रवादी स्वतंत्रता सेनानी ने 24 अप्रैल 1944 को अंतिम सांस ली। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। बोकारो के एक व्यक्ति के किडनी फेल होने का मामला संज्ञान में आने पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बोकारो उपायुक्त को मामले की जांच कर बीमार व्यक्ति का इलाज असाध्य रोग उपचार योजना के तहत कराने तथा उसे हर संभव मदद पहुंचाने का निर्देश दिया। देवघर में विगत 10 अप्रैल को हुए त्रिकूट रोपवे हादसे की जांच करने के लिए आज मौके पर जांच टीम पहुंची। इस दौरान रोपवे के सील को खोला गया और विभिन्न पहलुओं की जांच हुई। इस रोपवे हादसे में 3 लोगों की जान चली गई थी, जबकि 45 लोगों को बचाया गया था। पलामू उपायुक्त शशि रंजन के निर्देश पर RDSDE झारखंड की ओर से अप्रेंटिसशिप मेला का आयोजन किया गया। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान डाल्टनगंज के परिसर में आयोजित अप्रेंटिसशिप मेला में 400 आवेदकों ने भाग लिया एवं 323 अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन अप्रेंटिसशिप पोर्टल पर निबंधन कराया। कोडरमा के उपायुक्त ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अमृत सरोवर मिशन से संबंधित बैठक का आयोजन कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान बताया गया कि जिला अंतर्गत अमृत सरोवर मिशन के तहत कम से कम 107 तालाबों का नवनिर्माण अथवा जीर्णोद्धार किया जाना है। खूंटी में 100% योग्य लाभुकों को सर्वजन पेंशन योजना से लाभान्वित करने के उद्देश्य से विभिन्न प्रखंडों में बैठक आयोजित की गई। इस मौके पर संबंधित अधिकारियों को ग्रामीण क्षेत्रों में घर घर जाकर वंचित लाभुकों को योजना से जोड़ने के दिशा निर्देश दिए गए। देवघर पुलिस द्वारा सारवा थाना अंतर्गत डकाय पंचायत में पुलिस पब्लिक जनसभा का आयोजन कर लोगों के साथ बेहतर तालमेल और समन्वय स्थापित करने पर बल दिया गया। साथ ही लोगों को अपराध रोकथाम को लेकर जरूरी जानकारी भी दी गई। रांची में जगन्नाथपुर रथ मेला को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं और भक्तों में अभी से ही उत्साह देखने को मिल रहा है। रथ मेला के मद्देनजर निर्माणाधीन रथ की आज श्रद्धालु पूजा करते दिखे, जिस कारण रांची रेल मंडल से परिचालित कुछ ट्रेनें रद्द रहेंगी। हटिया आनंद विहार टर्मिनल एक्सप्रेस ट्रेन 5 जुलाई और 12 जुलाई को हटिया से रद्द रहेगी। आनंद विहार टर्मिनल हटिया एक्सप्रेस ट्रेन 6 जुलाई और 13 जुलाई को आनंद विहार टर्मिनल से रद्द रहेगी। इधर मालदा टाउन मंडल के भागलपुर जमालपुर रेलखंड के अंतर्गत नाथनगर अकबरनगर स्टेशन के बीच मेगा ब्लॉक लिया जाएगा, जिस कारण गोड्डा रांची एक्सप्रेस 3 जुलाई को अपने निर्धारित मार्ग के स्थान पर परिवर्तित मार्ग दुमका जसडीह होकर चलेगी।
राज्य के अनेक जिलों में आगामी 1 जुलाई को परंपरागत तरीके से रथ यात्रा का आयोजन होगा। पाकुड़ जिले में रथ यात्रा की तैयारी जोर शोर से चल रही है। शांतिपूर्ण रथ यात्रा संपन्न कराने को लेकर प्रशासन भी तैयारी में जुटा हुआ है। प्रसिद्ध उद्योगपति पालोनजी सापूर जी का निधन हो गया है। प्रधानमंत्री समेत अनेक राजनेताओं ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। 2016 में देश के तीसरे बड़े नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। वो टाटा ग्रुप के सबसे बड़े इंडिविजुअल शेयर होल्डर समूह के प्रमुख थे। पलोनजी मिस्त्री का जन्म भारत के एक पारसी परिवार में हुआ था। उनकी शुरुआती शिक्षा दीक्षा मुंबई में हुई। उच्च शिक्षा के लिए वह लंदन के इंपीरियल कॉलेज चले गए। वह 18 साल की उम्र में अपने पिता के साथ पारिवारिक कारोबार से जुड़े और 1970 के दशक में इसका विस्तार कई देशों में किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पलोनजी मिस्त्री के निधन हस्केर में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय अप्रेंटिसशिप मेले का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य बेरोजगार युवाओं को रोजगार से जोड़ना है। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान हस्केर गढ़वा में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय अप्रेंटिसशिप मेला आयोजित किया गया। कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय एवं सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय की एक संयुक्त पहल नया भारत नए अवसर नई समृद्धि के तहत आयोजित इस मेले में 5वीं से 12वीं पास और स्किल ट्रेनिंग सर्टिफिकेट होल्डर, ITI डिप्लोमा धारक, ग्रेजुएट सहित ITI पास बेरोजगार युवक युवतियां रोजगार एवं स्वरोजगार की दिशा में अहम कदम बढ़ाने के क्रम में शामिल हुए। ITI हस्केर के प्रभारी प्रधान अध्यापक ने बताया कि 4 वेंडर टाइप की कंपनियां यहां आई हुई हैं, जिनकी जांच पड़ताल की जा रही है। वेंडर टाइप के लोग आए हुए हैं। इन लोग को हम लोग जांच पड़ताल कर रहे हैं और डॉक्यूमेंट्स की मांग की जा रही है। अपना इन लोग सब व्यवस्था में हैं। जब सारी बात से हम अवगत हो जाएंगे और आश्वस्त हो जाएंगे कि हाँ ये सही आदमी है, कंपनी के सही आदमी है, तभी हम बच्चों को भेजेंगे। इस मेले में पहुंची कंपनियों के कर्मचारियों ने बताया कि वे लोग स्किल्ड इंडिया के तहत सूचीबद्ध हैं और अप्रेंटिसशिप करवाना इनका मुख्य कार्य है। गढ़वा में कि जो ITI वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए यहाँ पे अप्रेंटिसशिप का रोजगार का अवसर लेके आए हैं। अप्रेंटिसशिप में जो बच्चे सिलेक्शन होने वाले हैं उनको महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी में ज्वाइनिंग करवाया जाएगा। उसमें जो कुछ भी फैसिलिटी है, मतलब ट्रांसपोर्टेशन है, कैंटीन फैसिलिटी, वो सभी बच्चों को दिया जाएगा वहाँ से। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय अप्रेंटिसशिप मेला में पहुंचे युवाओं ने बताया कि प्रधानमंत्री जी की ये योजना कोरोना काल के बाद बेहद लाभकारी साबित होगी। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय अप्रेंटिस मेला में आज हम लोग आए हैं, जो सरकार द्वारा आयोजित किया गया है। यकीनन एक नए रास्ते की खोज में निकले बेरोजगार युवाओं के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय अप्रेंटिसशिप मेला किसी बड़ी आशा की किरण। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।